वन यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज़ में हमारा तीसरा लेक्चर है जहां हम हिस्ट्री एंड कल्चर की बात कर रहे थे। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे जो आपकी स्टडी को बूस्ट करेंगे और आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टडी जो है वो कैसी चल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव से संबंधित था। शौकत उस्मानी और एस डांगे इस मामले में गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर दोनों की दोनों बातें जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक प्रसिद्ध मुकदमा है। ब्रिटिश सरकार भारत में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थी, इसलिए सरकार ने श्रमिक नेताओं जैसे ट्रेड यूनियन नेताओं और ब्रिटिश कम्युनिस्टों को लक्षित किया। मार्च 1929 में भारत के विभिन्न भागों में गिरफ्तारियां की गई। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121A के तहत आरोपी बनाया गया। ब्रिटिश भारत की राज संप्रभुता से सम्राट वंचित करने का षड्यंत्र था। यह षड्यंत्र केस मेरठ के सत्र न्यायालय में 1932 तक चला और दोषियों को भिन्न भिन्न अविधियों का निर्वासन या कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्तों का बचाव जवाहरलाल नेहरू, M.C. चांगला और M.A. अंसारी जैसे प्रसिद्ध अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। गिरफ्तार लोगों में मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, S.V. घाटे, गंगाधर अधिकारी, P.C. जोशी, शौकत उस्मानी सम्मिलित थे। अभियुक्तों में 3 ब्रिटिश नागरिक थे, फिलिप स्पेट, बेंजामिन फ्रांसिस और लेटर हिंचिसन। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन कारकों ने भारत और चीन के मध्य समुद्री मार्ग व्यापार में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया? तो मध्य एशिया में अस्थिरता, दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा वाणिज्य को बढ़ावा और थर्ड है मानसून की बेहतर समझ। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों की तीनों बातें ही यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं। 8वीं सदी के बाद से ही भारत और चीन के मध्य जो है समुद्री मार्ग जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए गुजरते थे या बंगाल की खाड़ी के आसपास से सुमात्रा और वहां से दक्षिण चीन सागर तक जाते थे, पूर्व में स्थल मार्गों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गए थे। स्थलीय मार्गों की बजाय समुद्री मार्गों को अपनाने के लिए विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक नीतियां, नौ परिवहन का विकास, मानसून की बेहतर समझ, जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी और राजनीतिक अस्थिरता की सहभागीदारी थी, जिसमें भारत और चीन के मध्य समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिला। और मध्य एशिया में अस्थिरता और 8वीं और 9वीं सदी में दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा वाणिज्य को प्रोत्साहन देने से भारत और चीन के मध्य समुद्री व्यापार में तीव्र वृद्धि होने में सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले शक पंचांग, देखिए शक पंचांग की बात हो रही है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग इस पंचांग पर आधारित है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कुषाणों पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में शकों ने यह पंचांग प्रारंभ किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो केवल और केवल यहाँ पर पहला जो है वो सही होगा। देखिए, भारत में 4 प्रकार के पंचांगों का सार्वभौमिक रूप से अनुसरण किया जाता है। विक्रम संवत जिसे हिंदू चंद्र पंचांग कहा जाता है, शक संवत हिंदू सौर पंचांग कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर जिसे इस्लामिक चंद्र पंचांग कहा जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे वैज्ञानिक सौर पंचांग कहा जाता है। तो ये विक्रम संवत क्या है? तो देखिए, सन 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य ने जो शक के जो वंशज थे उनके राजाओं को पराजित कर उनके विजय के रूप में इसे 57 ईसा पूर्व 0 वर्ष से, मतलब वहाँ से इसको स्टार्ट किया। चंद्र पंचांग है क्योंकि ये चंद्रमा की गति पर आधारित है, क्योंकि चंद्र पंचांग का मतलब यही होता है कि चंद्रमा की गति पर आधारित रहेगा। शक संवत की बात करें तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को, देखिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। प्रथम माह चैत्र और सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है। ऐसा माना जाता है कि शक संवत का शुभारंभ सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन द्वारा किया गया था। वास्तव में शक संवत शालिवाहन के प्रमुख सैन्य जीत के स्मरण को चिन्हित करता है। यह लोकप्रिय किंवदंतियों पर आधारित है, परंतु इसका शायद ही कोई ऐतिहासिक तथ्य है। ऐतिहासिक मतव्य यह है कि यह सामान्य युग से 78वें वर्ष से प्रारंभ हुआ। यह चंद्र सौर्य पंचांग है। इसे 1957 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। वहीं हिजरी कैलेंडर की बात करें तो देखिए, यह भी चंद्र पंचांग है। इसका वर्ष 0 वर्ष जो है 622 ईसा में माना जाता है। सर्वप्रथम सऊदी अरब द्वारा प्रारंभ किया गया और अपनाया गया। प्रत्येक वर्ष 12 महीने और 354 दिन होते हैं। इसके सबसे जो पहला महीना होता है मुहर्रम और 9वें महीने में रमजान कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है,
इसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपनाया गया, प्रारंभ किया गया। इसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय के विरोध में प्रारंभ किया गया। तो ये देखिए दूसरी स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है, लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल एक। 1928 में देखो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। अब नेहरू रिपोर्ट इसलिए आई थी क्योंकि उस समय आपको पता हो तो साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ने क्या करा, देखो साइमन कमीशन में 7 लोग थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। तो इसके विरोध में भारतीयों द्वारा ये कहा गया कि हमारा संविधान वो लोग कैसे बना सकते हैं जो कि अंग्रेज है, तो ये हमें बनाने दिया जाए। तो यहाँ पर जो उस समय तत्कालिक गवर्नर थे उन्होंने एक चुनौती दी थी। उस चुनौती को स्वीकार करने के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी और ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी। तो क्या थी रिपोर्ट और क्या मांग थी, देखिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों द्वारा वांछित सरकार की प्रणाली के रूप में स्वदेशी यानी डोमिनियन स्टेट, जो डोमिनियन स्टेट होता है कि जैसे कानून तो हम बनाएंगे लेकिन जो अधिकारी रहेगा, मान लीजिए ए ने इस राज्य पर अधिकार कर रखा है तो इसका कानून तो यही बनाएंगे लेकिन अधिकार जो रहेगा वो किसका रहेगा, ए का ही रहेगा। तो यहाँ नेहरू जी ने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करी और डोमिनियन स्टेट की मांग रखी। भारत के स्वतंत्र डोमिनियन के दर्जे की संतुष्टि थी, परंतु युवा वर्ग ने रिपोर्ट में उल्लेखित स्वतंत्र डोमिनियन दर्जे से विचार को प्रतिगामी कदम माना। सर्वदलीय सम्मेलन के घटनाक्रम में स्वतंत्र डोमिनियन के विचार की उन्नति आलोचना की दृढ़ता मिली। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष हेतु समाज और आर्थिक ढांचे में समाजवादी संशोधन के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर घटना ये हुई कि इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर जिन्ना जो थे बिल्कुल इसमें जो इस रिपोर्ट के विरोध में थे, तो जिन्ना विरोध में आ गए। उसके अलावा भी आप लोग देखें तो इस रिपोर्ट की कुछ मांगे जो थी वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जैसे डोमिनियन स्टेट की मांग, तो यहाँ पर सरकार ने भी इसको खारिज कर दिया। तब बाद में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, पूर्ण स्वतंत्र राज्य लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1954 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया गया है। अधोमुखी निष्पन्द सिद्धांत, देखिए ये तो बिल्कुल थ्योरी जो है वो बिल्कुल फेल है। अगर पहला जो है वो अगर गलत है तो आपको सही चुनने है, तो ए हट जाएगा, बी हट जाएगा और डी हट जाएगा, तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण देना था, धर्म निरपेक्ष शिक्षा थी और शिक्षा में निजता की उद्यमिता थी। 1954 में चार्ल्स वुड ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक डिस्पैच तैयार किया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार से संबंधित प्रथम प्रस्तुति योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में पूना समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यह दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि से संबंधित मुद्दा हल करने के लिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता था। ब्रिटिश सरकार ने समझौता अस्वीकार कर दिया। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कोई रोल नहीं था, केवल और केवल यहाँ पर एक जो है वो सही है। सितंबर 1932 में पूना समझौते पर दलित वर्गों की ओर से B.R. अम्बेडकर द्वारा हस्ताक्षर किए गए पूना समझौते से दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विचार त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को प्रांतीय विधायकों में 71 से बढ़ाकर 147 एवं केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। इसलिए कथन एक सही है। पूना समझौते को सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड से संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में तराइन युद्ध का जो है महत्व क्या है। तो इसमें आप देखिए तो इसमें भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। शेरशाह सूरी ने आगरा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सेनाओं में टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान तो इसमें हो ही नहीं सकता। इसने परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पानीपत का युद्ध था मुगल साम्राज्य के लिए। शेरशाह सूरी ने आगरा पर अधिकार नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर भारत में जो है तुर्की शासन की 1975 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान जो थे वहाँ पर अधिकार कर लिया। कालांतर में अपनी अभियानों से उसने पूरे सिंध पर अधिकार कर लिया। 1186 में उसने पंजाब पर हमला किया और खुसरो मालिक जो कि वहाँ पर गद्दी से उसको हटा दिया और वहाँ पर अपनी प्रभुत्ता को वहाँ पर अपना परचम लहराया। पंजाब पर अधिकार से उसके राज्य विस्तार का पूर्व में ससलत तक विस्तृत हो गया और वह चौहान राज्य पर आक्रमण को प्रेरित हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तर भारत में हिंदू राजकुमारों ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक संघ का गठन किया। पृथ्वीराज ने इस अवसर पर सशस्त्र होकर उभरे तथा 1191 में दिल्ली के पास तराइन के युद्ध में गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने इस पराजय से बहुत अपमानित महसूस किया और देखिए यहाँ पर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में
मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सेना से बुरी तरह पराजित किया और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। तराइन का द्वितीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। यह राजपूतों के लिए एक बड़ी आपदा थी। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लगा और संपूर्ण चौहान साम्राज्य अब आक्रमणकारी के पैरों तले था। तराइन ने द्वितीय युद्ध से ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना की ये योगदान दिया था। विकल्प ए सही है। शेरशाह सूरी ने आगरा पर अधिकार 1940 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। ये 1790 की बात है, जब तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ तब टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में दिनार शब्द संदर्भित करता है। तो यहाँ पर दिनार शब्द जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भू राजस्व नहीं, ये सोने का सिक्का था। तो आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जारी किए गए सोने का सिक्का। गुप्त सम्राट ने अपने सोने के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के समय सोने के सिक्के खूब जारी किए। और अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने जारी किए, याद रखिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के। तो यहाँ उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए। हालांकि तांबा और कांस्य या किसी अन्य मिश्र धातु के सिक्के दुर्लभ है। गुप्त युग में सोने के सिक्के की प्रचुरता के कारण कुछ विद्वानों द्वारा इस घटना को सोने की बारिश की संज्ञा दी गई। गुप्तकालीन सोने के सिक्के दिनार के रूप में जाने जाते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता के असाधारण उदाहरण है। सिक्कों के अग्रभाग पर सत्तारूढ़ राजा के चित्र एवं पृष्ठभाग पर देवी के आकृति के साथ पौराणिक कथाओं के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों पर विचार कीजिए। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल। आपको दक्षिण से उत्तर से इसको दक्षिण की ओर जमाना है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आना है आपको। तो वहीं आप बात करें तो हड़प्पा सबसे ऊपर था, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल ही था, क्योंकि लोथल गुजरात में है। तो आप लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर, इसके बाद हम देखें तो आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ है हड़प्पा, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ है मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर आप देखें तो यह है लोथल आपका, जहाँ पर डॉकयार्ड हुआ करता था। नेक्स्ट जो पिछला टेस्ट था उसमें हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। वहीं हम बात करें जो भारत में पूरे जो हड़प्पा स्थल थे वहाँ पर सबसे ऊपर था, उत्तरी भाग में जो था वो मांडा था जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी भारत जो दक्षिणी भाग था उसकी बात करें तो देमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान में है, पश्चिमी सीमा है, और आलमगीरपुर जो है पूर्वी सीमा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसका उद्देश्य विभिन्न नस्ल धर्म के भारतीयों को एकजुट कर उन्हें कल्याण मार्ग हेतु प्रशिक्षण करना था। महात्मा गांधी सोसाइटी के सदस्य थे। तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल जो ऑप्शन नंबर सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य विभिन्न नस्ल और धर्म के भारतीयों को एकजुट कर उन्हें कल्याण मार्ग हेतु प्रशिक्षण करना था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी इस सोसाइटी के सदस्य थे, ठीक है। महात्मा गांधी इस सोसाइटी के सदस्य कहीं से कहीं तक नहीं थे। अगर ऑप्शन नंबर 3 गलत है तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए और 2 ऑप्शन सही है, इसलिए ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कथन एक सही है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। उन्होंने इस संगठन की स्थापना हेतु दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी के सदस्यता जो थी वो त्याग दी। कथन 2 भी सही है। इन उद्देश्यों में विभिन्न नस्ल धर्म के भारतीयों को एकजुट कर कल्याण कार्यों के लिए प्रशिक्षण करना था और एक धर्मनिरपेक्ष संगठन करना था। कथन 3 जो है वो सही नहीं है। गोपाल गोखले चाहते थे कि महात्मा गांधी जो है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी से जुड़े, लेकिन हालांकि संभव नहीं हो सका क्योंकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। गोखले ने पूरे भारत को उनकी 1 वर्षीय यात्रा के लिए धन दिया ताकि वे देश को परिस्थिति को समझ सकें। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।